हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे बच्चों लिमिट्स। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि लिमिट्स होता क्या है, हम एलएचएल और आरएचएल को कैसे इवेल्युएट करते हैं और लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है वो हमने देखा था बच्चों। तो हमने कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल देखे थे बच्चों, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं आपको और करा रहा हूं जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो देखिए आप उन्हें। तो बच्चों हम क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एलएचएल एंड आरएचएल। अब बच्चों आपको समझ में तो आ ही गया होगा, एलएचएल में किसको लिख रहा हूं, एलएचएल में लेफ्ट हैंड लिमिट को लिख रहा हूं और आरएचएल में राइट हैंड लिमिट को लिख रहा हूं। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं बच्चों। ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एट x इक्वल्स टू k। पहला पार्ट वेयर k इज एन इंटीजर। सेकेंड पार्ट वेयर k इज नॉट अ इंटीजर। बच्चों वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन क्या है, fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पावर x। ये सब फंक्शन आपने चैप्टर फंक्शन में पढ़ रखे हैं, हमने ब्रीफली डिस्कस करा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों ये एक फ्लोर वैल्यू फंक्शन होता है जो फ्लोर वैल्यू देता है, ये बताया था बच्चों। यानी अगर fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है तो हमें कहां से मिलता है, फ्लोर से आंसर मिलता है बच्चों 0 1 2 -1। तो अगर हम 0 से 1 तक की कोई वैल्यू डालेंगे तो बच्चों 0 मिल जाएगा, 1 से 2 तक की कोई वैल्यू डालेंगे तो 1 मिल जाएगा, यानी फ्लोर वैल्यू हमें यहां पर आउटपुट में मिलती है। यही देखा था बच्चों हमने। अब देखिए बच्चों वो हमसे कह रहा है कि एलएचएल और आरएचएल आपको इवेल्युएट करनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की। अब दो कंडीशन दे रखी है बच्चों, हमें चेक कहां पे करना है, हमें x इक्वल्स टू k पर चेक करना है, यानी 1 2 3 यहां पर कोई वेरिएबल कांस्टेंट नहीं दे रखा, यहां पर एक बच्चों k दे रखा है। k की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, 1/2 1/3। अब उसने उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहले उसने बोल दिया बच्चों कि एक बार आप k को इंटीजर लेके सॉल्व करिए और सेकंड वो आपको कह रहा है कि k को नॉन इंटीजर लेके सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों सॉल्यूशन। तो यहां पर हमें बच्चों fx कितना दे रखा है, fx आपको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं बच्चों। अब हमें चेक कहां पे करना है, एट x इक्वल्स टू k पर बच्चों। तो 1 by 1 करेंगे। पहला पार्ट लेते हैं बच्चों व्हेन k बिलोंग्स टू z, यानी जो आपके पास k है बच्चों वो इंटीजर है। वो हमने कैसा ले लिया कि k की जो वैल्यू है वो कैसी आ गई, वो इंटीजर आ गई बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमने ये ले लिया कि k यहां पर क्या है, k कोई इंटीजर है, क्योंकि पहले वो क्या कह रहा था, k इंटीजर है बच्चों। अब k इंटीजर है बच्चों तो मैंने यहां पर 0 को हटा के मान लीजिए k लिख दिया। k से बड़ा इंटीजर कितना हो जाएगा बच्चों, k + 1, और k से छोटा इंटीजर कितना हो जाएगा बच्चों, k - 1। जैसे k की वैल्यू 4 है बच्चों तो k एक इंटीजर हो गया। 4 से ऊपर बच्चों इंटीजर कौन सा आएगा, 5, यानी 4 + 1, और 4 से नीचे बच्चों इंटीजर कौन सा आएगा, 3, यानी कि 4 - 1। यही आएगा बच्चों। तो अगर हम k को इंटीजर कंसिडर कर रहे हैं बच्चों नंबर लाइन पर, तो k से बड़ा इंटीजर कितना हो जाएगा, k + 1, और k से छोटा इंटीजर कितना हो जाएगा, k - 1। यानी k के बड़ा जो इंटीजर आएगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे बच्चों, तो k + 1, छोटे में k - 1। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब बच्चों हमें चेक करना है, इंटीजर हमने ले लिया, k पर चेक करना है कि एलएचएल और आरएचएल निकाल कर की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी बच्चों। हमने बच्चों सबसे पहले एलएचएल निकाला, k पर निकाल ले तो बच्चों ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव fx, क्योंकि हम कहां पर निकाल रहे हैं, k पर। तो लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव fx। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और फंक्शन में ये कितना हो जाएगा, k - h, क्योंकि k से कुछ पीछे जाएंगे बच्चों, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो k - h हो जाएगा। यानी फंक्शन में x की जगह आप कितना जाएगा बच्चों, k - h, और यहां पे आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 बच्चों, फंक्शन में k - h चला जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k - h। अब देखिए बच्चों अगर ये k है, ये k + 1 k - 1, तो k - h k से थोड़ा सा पीछे आएगा।
यानी उसमें से बच्चों h अगर डिडक्ट हो रहा है तो k से थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। k माइनस एच का बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल कर आ जाएगा k माइनस 1। यानी ये जो फंक्शन है बच्चों वो आउटपुट क्या दे देगा, वो आपको दे देगा k माइनस 1। अब क्या बच्चों कहीं इसमें h है, तो k माइनस 1 में बच्चों कहीं भी h नहीं है, इसका मतलब कि लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां पर लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप यहां पे क्या रख देंगे बच्चों, इसको वैल्यू हो जाएगी k माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 हट जाएगा क्योंकि अब वहां पर h नहीं बच रहा है बच्चों। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, अब हम RHL एवेल्युएट करेंगे। RHL में लिखा बच्चों हमने लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव fx। अब बच्चों ये रख दिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f k प्लस h। ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में k प्लस h चला जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस h, यही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह k प्लस h। अब बच्चों देखो k प्लस h यहां पर आएगा क्योंकि k से थोड़ा सा ऊपर, तो अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट देखेंगे तो बच्चों उससे फ्लोर वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी k आ जाएगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 बच्चों ये k आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, कि h तो है नहीं तो लिमिट लगाने का मतलब नहीं। आप देखेंगे कि बच्चों जब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को x इक्वल्स टू k पर इवेल्युएट करा और k जहां पर हम इंटीजर लेके चल रहे थे तो उसके जो LHL की वैल्यू थी वो कितनी निकल कर आई बच्चों, वो निकल कर आई k माइनस 1। दोबारा समझिए, आप हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी थी बच्चों, तो हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव fx। k से पीछे जाना है तो बच्चों h पीछे जाएंगे तो ये h टेंड्स टू 0 k माइनस h, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर था, x की जगह k माइनस h रख दिया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू तो बच्चों आपको फंक्शन से पता ही है, k माइनस h, k से थोड़ा सा नीचे जाएगा तो फ्लोर वैल्यू कितनी हो जाएगी, k माइनस 1। h नहीं आ रहा था, लिमिट हटा दी, वैल्यू हो गई k माइनस 1। सेम बच्चों RHL निकालेंगे तो k में कुछ ऐड करेंगे तो k प्लस h, फंक्शन में चला गया तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर k प्लस h, k प्लस h यहां पर आएगा तो फ्लोर वैल्यू बच्चों कितनी हो गई k, तो वैल्यू कितनी आ गई k। तो यहां पर बच्चों LHL किसके बराबर नहीं है, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आप लिख देंगे कि यहां पर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी यहां पर कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पर इवेल्युएट नहीं होगा, LHL RHL के बराबर नहीं। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब सेकंड पार्ट लेके चलते हैं बच्चों इसका। सेकंड पार्ट वो हमसे कह रहा था कि जो k है वो इंटीजर नहीं है, k क्या नहीं है, k इंटीजर नहीं है, तो हम कैसे इवेल्युएट करेंगे बच्चों। अब बच्चों k इंटीजर नहीं है, इसका मतलब k नॉन इंटीजर है। तो बच्चों k नॉन इंटीजर है तो हमने यहां पर लिख लिया कि k नॉट बिलोंग्स टू z। अब बच्चों k इंटीजर नहीं है, इसका मतलब यह भी तो है कि k किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा होगा। अगर k इंटीजर नहीं है तो बच्चों इसका मतलब यह हो गया कि किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में क्या है, k की वैल्यू आ रही होगी। अब वो दो इंटीजर्स बच्चों हम मान लेते हैं लैम्डा और लैम्डा प्लस 1। क्या मान लेते हैं, लैम्डा और लैम्डा प्लस 1। यानी बच्चों k अगर इंटीजर नहीं है, जैसे हमने 1/2 लिया तो 1/2 बच्चों 0 और 1 के बीच में आएगा ना। हमने 3/2 लिया तो 1 और 2 के बीच में आएगा। यानी जब भी हम कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जो इंटीजर नहीं होता है तो वो हमेशा दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो बच्चों यहां पर k नॉट बिलोंग्स टू z दे रखा है बच्चों, कोई बात नहीं। अज्यूम k लाइज बिटवीन टू इंटीजर्स लैम्डा एंड लैम्डा प्लस 1। हमने क्या करा, नंबर लाइन पे बच्चों दो इंटीजर ले लिए, लैम्डा और लैम्डा प्लस 1। इनके बीच में कहीं k आ रहा होगा। ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। मान लो जो कि लैम्डा की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो बच्चों यहां पे 1.1, 1.2, 1.3 कुछ भी k हो सकता है। अब बच्चों हमने LHL निकाला तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव fx। अभी तक तो वही चलेगा बच्चों। लिमिट h टेंड्स टू 0, k नेगेटिव है तो बच्चों k माइनस h। फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर है बच्चों, सेम है, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k माइनस h। अब k माइनस h का आउटपुट कितना आएगा, देखिए बच्चों k यहां पर है तो k माइनस h इतना हो जाएगा, ये k माइनस h। ग्रेटेस्ट इंटीजर है बच्चों तो यानी फ्लोर वैल्यू उसकी कितनी आ जाएगी, जो उसका इंटीजर होगा फ्लोर में
तो बच्चों हमने ये माना है कि लैम्डा और लैम्डा प्लस 1 के बीच में वो लाई कर रहा है, तो इसकी फ्लोर वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा आ जाएगी बच्चों। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाने का कोई मतलब नहीं बचा, क्योंकि h बचा नहीं, और आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर यहां से निकल कर आ जाएगा लैम्डा। अब आपने बच्चों RHL निकालना है, तो लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव fx लिया आपने, ये हो गया बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 f k प्लस h। अब बच्चों ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k प्लस h है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या चला जाएगा बच्चों, k प्लस h चला जाएगा। अब ये k माइनस एच है, k है, तो बच्चों यहां पर कितना आएगा, ये k प्लस h आ जाएगा। तो इसकी फ्लोर वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी फ्लोर वैल्यू हो जाएगी आपके पास लैम्डा, ये k प्लस h हो गया बच्चों। अब k प्लस h की फ्लोर वैल्यू निकालेंगे, तो फ्लोर वैल्यू तो बच्चों लैम्डा और लैम्डा प्लस 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो उसकी फ्लोर वैल्यू भी कितनी आएगी, लैम्डा आ जाएगी। यानी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट कितना हो जाएगा बच्चों, लैम्डा हो जाएगा, ये हट गया बच्चों। यानी यहां से हमें समझ में आ गया कि बच्चों LHL इक्वल्स टू क्या हो गया, RHL। सो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू k fx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, इफ k लाइज बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा प्लस 1। बात समझ में आ गई बच्चों। यानी यहां से अगर कोई हमसे पूछेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कहां एग्जिस्ट करती है, तो आप कह देंगे पूरी रियल लाइन पे एग्जिस्ट करती है, सिर्फ इंटीजर्स को छोड़कर। यानी इंटीजर पे एग्जिस्ट नहीं करती, और इंटीजर्स के बीच में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वहां पर क्या करेगी, ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो पूरे नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करती है, सिर्फ कहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, इंटीजर वाले पॉइंट्स पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसके अलावा हर जगह एग्जिस्ट करेगी। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि इसकी लिमिट कहां पे एग्जिस्ट करती है, कहां पे नहीं करती है, तो मैंने आपको बता दिया बच्चों, चेक करना हमें आ ही गया। तो बच्चों हम बता सकते हैं कि जब इंटीजर होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, और नॉन इंटीजर होगा तो एग्जिस्ट करेगी। इसे आप एज अ रिजल्ट भी याद करिएगा बच्चों, क्योंकि डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो कंपटीशन में, अब वो आपसे पूछता है कि बच्चों कोई पॉइंट दे देता है कि जैसे 5 दे दिया उसने कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आपने सारा लगाना है कि 5 बिलोंग्स टू जेड है, और हमने पढ़ रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इंटीजर पे लिमिट उसकी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आप लिख देंगे कि 5 पे LHL RHL बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि इंटीजर। बात समझ में आई बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए एक और क्वेश्चन यहां पर बच्चों हमने लिया कि fx हमें दे रखा है बच्चों a प्लस बी एक्स, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है। b दे रखा है बच्चों अगर x की वैल्यू 1 के बराबर है, और b माइनस ए एक्स दे रखा है बच्चों अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है। इस फंक्शन को बच्चों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, x की वैल्यू 1 पर, 1 से छोटे पर और 1 से बड़े पर। उसने कहा है अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो a प्लस बी एक्स, x की वैल्यू 1 के बराबर है तो b, और x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो बच्चों b माइनस ए एक्स। इतना दे रखा है बच्चों। अब उसने कंडीशन दे रखी है इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल्स टू f1, राइट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। बात समझ में आई बच्चों। वो ये कह रहा है, अब क्या कह रहा है देखिए, वो ये कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इसके बराबर है, f1 के बराबर है, कंडीशन दे रखी है। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 fx के बराबर है, यानी LHL और RHL की वैल्यू बराबर आ रही होगी, तभी तो लिमिट x टेंड्स टू 1 है बच्चों। और वो किसके बराबर दे रखा है, उसने f1 के बराबर दे रखा है, तो इक्वेशन मिल जाएगी बच्चों। अब वो ये कह रहा है अगर ऐसा है तो आप a और b की वैल्यूज बताइए कि क्या निकल कर आएंगी। अब देखिए बच्चों सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों हमने LHL निकाला, तो हम लिखेंगे लिमिट एट x इक्वल्स टू 1 पर, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx। फिर बच्चों हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। अब 1 माइनस h बच्चों 1 से छोटा होगा या बड़ा होगा, 1 माइनस h तो 1 से छोटा होगा बच्चों, 1 से छोटा होगा तो इसमें चला जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस b ब्रैकेट में 1 माइनस h। तो बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा आपका a प्लस बी माइनस का bh। क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस का bh। अब h की जगह बच्चों अगर हम 0 रख देंगे तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, a प्लस बी निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। अब बच्चों हम RHL निकालेंगे,
तो RHL हम बच्चों एट x इक्वल्स टू 1 पर ही देखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, 1 पॉजिटिव है तो बच्चों लिमिट x टेंस टू 0 f 1 प्लस h हो जाएगा। 1 प्लस h बच्चों किससे बड़ा होगा? 1 से बड़ा होगा। अब 1 से बड़ा होगा तो आप देखिए किस में जाएगा, तो बच्चों इस वाले में जाएगा, 1 से बड़ा है तो हो जाएगा b माइनस ए ब्रैकेट में 1 प्लस h, यही हो जाएगा बच्चों। अब ये हो गया बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 b माइनस ए एच, h की जगह बच्चों अगर हम 0 रख देंगे तो ये कितना निकल कर आ गया? b माइनस ए निकल कर आ गया। अब बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि जो LHL की वैल्यू है वो 1 पर हमारे पास कितनी आई? अगर हम उसमें 1 माइनस एच रख देंगे बच्चों तो वो आ गई a प्लस बी, और अगर RHL की वैल्यू बच्चों हम निकाल लेंगे उसमें 1 प्लस एच रख देंगे तो हमारे पास कितना आ गया? वो आ गया हमारे पास b माइनस ए। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब वो ये कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1 fx, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब बच्चों अगर हम यहां पे लिखेंगे इफ लिमिट एग्जिस्ट, इफ लिमिट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो LHL इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों? RHL हो गया। LHL की वैल्यू कितनी है बच्चों? a प्लस बी, और RHL की वैल्यू कितनी है? b माइनस ए, तो 2a इक्वल्स टू 0 हो गया बच्चों, b से b कैंसिल हो गया। अगर 2a बच्चों इक्वल्स टू 0 हो गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई बच्चों, a की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अब a की वैल्यू 0 रख देंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? b हो जाएगा, यही तो हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों हमने सेकंड कंडीशन देखी कि वो ये कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1 fx किसके बराबर है बच्चों? f1 के बराबर है। अब f1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? f1 की वैल्यू है आपके पास b, तो यहां से बच्चों ये भी आ रहा है कि a प्लस बी बराबर है a माइनस बी के, और ये b के बराबर है बच्चों, यही तो हो रहा है। यानी आप इन दोनों से निकाल लीजिए बच्चों या इन दोनों से निकाल लीजिए, तो यहां पे a की वैल्यू तो बच्चों 0 आ जाएगी। अब a की वैल्यू 0 आ जाएगी तो बच्चों अब आपने इसको इसके बराबर रखेंगे b माइनस ए को, तो बच्चों ये a इक्वल्स टू 2b हो जाएगा, तो यहां से b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो बच्चों ये फंक्शन क्या आ गया कि अगर हमारे पास उसमें दे रखा है कि हमें पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है बच्चों a और b की, तो ये फंक्शन अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि इफ लिमिट x टेंस टू 1 fx, उसने कहा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो किसके बराबर है बच्चों? वो f1 के बराबर है, तो हम यहां पे निकाल सकते हैं कि a की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी, और b की वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों? तो यहां पे दो चीजें थी बच्चों, इफ हम दो केस लेके चले कि लिमिट x टेंस टू 1 fx एग्जिस्ट, और ये कंडीशन बच्चों। तो लिमिट एग्जिस्ट से आपके a की वैल्यू 0 आ गई। अब a की वैल्यू 0 हो गई तो बच्चों ये आपके पास 0 पुट करते b हो गया, ये भी b हो गया, f1 की वैल्यू भी क्या हो गई? b हो गई बच्चों। अब आपने LHL को बच्चों RHL के बराबर रखेंगे तो a इक्वल टू 0 आ जाएगा, और अगर आप इसमें पुट कर देंगे बच्चों तो b माइनस ए इक्वल्स टू b हो जाएगा, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? एक चीज हो गई बच्चों, यहां पर b माइनस ए करिएगा आप, ये b माइनस ए है तो b से b कैंसिल हो जाएगा बच्चों, स्टेप गलत हो गया कि b से b कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल्स टू माइनस ए इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो बच्चों a की वैल्यू 0 आ जाएगी और b की वैल्यू यहां पर रियल आ जाएगी कि b की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए क्योंकि b कैंसिल हो रहा है, तो b की 0 नहीं आएगी बच्चों, वो a माइनस बी लिख दिया था मैंने, b माइनस ए है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? रियल हो गई। आप b की कोई भी वैल्यू पुट करिएगा तो यहां पर वो क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुई बच्चों बात आपको? अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम, ये तो हो गए बच्चों आपके कि अगर LHL और RHL की वैल्यू निकालनी है और उसमें हमें कैसे सॉल्व करना है, तो ये आपको पता लग गया बच्चों कि हम LHL और RHL को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे उसका आंसर निकल कर आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? तो लिमिट में बच्चों LHL और RHL आप निकाल लेंगे, उसके सॉल्यूशन आप निकाल लेंगे बच्चों। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है बच्चों लिमिट में आगे कंटिन्यूएशन में, वो हमें पढ़ना है द अलजेब्रा ऑफ लिमिट। क्या पढ़ना है? द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, कि लिमिट्स की अलजेब्रा क्या होती है। जैसे अभी तो बच्चों हम सिंगल फंक्शन की बात कर रहे थे कि fx की बात कर रहे थे, हम उस फंक्शन पे हम लिमिट एग्जिस्ट कर रहे थे बच्चों। अब अलजेब्रा में क्या होगा कि जैसे दो फंक्शन आ गए बच्चों fx और gx, अगर वो दोनों ऐड हो रहे हैं तो लिमिट कैसे इवेल्युएट होगी, वो दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो लिमिट कैसे इवेल्युएट होगी। यानी अगर एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा फंक्शंस हैं,
आइदर एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन में या फिर डिवीजन में, तो उसको हम कैसे इवेल्युएट करते हैं। अब बच्चों हम उसको देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमें द एलजेब्रा ऑफ लिमिट में बच्चों हमने क्या करा, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस डिफाइंड ऑन, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन डिफाइंड ऑन डोमेन डी। हमने मान लिया कि किस पर डिफाइन है बच्चों, डोमेन डी पर डिफाइन है बच्चों। एंड इफ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल्स टू l एंड लिमिट x टेंस टू a जी एक्स इक्वल्स टू m और a बिलोंग्स टू d। बच्चों हमने क्या करा, यहां पर दो फंक्शन मान लिए कि f और g हमारे पास दो फंक्शन हैं जो डोमेन d पर डिफाइन है, यानी दोनों की कॉमन डोमेन है d। अब बच्चों उसमें डोमेन में कोई एक एलिमेंट आ रहा है a, उस पर हम लिमिट इवेल्युएट कर रहे हैं बच्चों। हमें दे रखा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, l है, यानी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी तो बच्चों ये वैल्यू निकल कर आएगी। इसका मतलब LHL किसके बराबर है बच्चों, RHL के बराबर है। अब LHL अगर RHL के बराबर है बच्चों तो वो किसकी वैल्यू दे रहा है, वो L वैल्यू दे रहा है। इसी तरह बच्चों लिमिट x टेंस टू हम gx पे लगा रहे हैं, यानी gx फंक्शन में LHL RHL देखेंगे तो वो वैल्यू किसके बराबर आ रही है, वो वैल्यू m के बराबर आ रही है बच्चों। कितनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब ऐसा हो रहा है तो वो हमसे ये कह रहा है कि अब बताओ कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो तो हम उसमें अलजेब्रा कैसे देखेंगे, यानी उन दो फंक्शन में जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस बन सकती हैं उसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो यहां तक आपको यह समझ में आ गया कि हम दो फंक्शन लेके चल रहे हैं एफ और जी जो डिफाइन है कॉमन डोमेन डी पर। हमने उन डोमेन में से कोई एक एलिमेंट ए लिया जहां पर दोनों फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिफाइंड है, यानी दोनों फंक्शन में LHL RHL के बराबर आ रहा है। अब बच्चों उसमें आगे दे रखा है कि लिमिट x टेंस टू एफ एक्स की जो वैल्यू है वो L के बराबर है और लिमिट x टेंस टू जी एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, m के बराबर है। इतना हमें यहां तक कंडीशन दे रखी। अब बच्चों आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए हम कैसे करेंगे कि अब हम वन बाय वन बच्चों अलजेब्रा पढ़ेंगे कि क्या क्या केस जनरेट हो सकते हैं और उन्हें हम कैसे इवेल्युएट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम एडिशन का लेके चलते हैं फर्स्ट, कि हमें दे रखा है बच्चों लिमिट x टेंस टू a f प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, या फिर f प्लस माइनस मान लीजिए कि प्लस अलग ले लीजिए बच्चों, चलिए f प्लस जी ऑफ एक्स, यानी बच्चों हमारे पास है लिमिट x टेंस टू a, दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं f प्लस जी और वो किस पर डिफाइन है बच्चों, x पर डिफाइन है। तो हम इसे क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। यानी लिमिट जो है बच्चों वो अगर फंक्शन एडिशन के केस में है तो अंदर चली जाएगी बच्चों, एफ एक्स पे अलग इवेल्युएट होगी और जी एक्स पे अलग इवेल्युएट होगी। अब इसकी वैल्यू बच्चों हमें l पता थी तो l आ जाएगी, इसकी वैल्यू m पता थी तो m आ जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों। यानी दो फंक्शन ऐड हो रहे थे बच्चों, अगर उस पर हम लिमिट लगा रहे थे तो लिमिट अलग अलग इवेल्युएट होगी, f वाले पे अलग होगी और g वाले पे अलग होगी। सेम कॉन्सेप्ट बच्चों आपका माइनस में चलेगा कि अगर वो लिमिट x टेंस टू a f माइनस जी ऑफ x कह दे तो बच्चों हम किसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। और बच्चों एफ एक्स माइनस जी एक्स अगर हम करेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपके l माइनस m के बराबर हो जाएगा। यानी पहला तो l प्लस m आया था और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा हो जाएगा l माइनस m। क्लियर हुआ बच्चों, बात समझ में। ये हो गया बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन। थर्ड आया आपका मल्टीप्लीकेशन, ये लिमिट x टेंस टू a, अब बच्चों f और g मल्टीप्लाई हो गए और वो x पर डिफाइन है बच्चों, x वैल्यू पर। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे बच्चों लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इनटू पे बच्चों क्या हो जाएगा, g पे लिमिट लगेगी तो लिमिट x टेंस टू a जी एक्स, यानी एफ एक्स पे अलग लगेगी, जी एक्स पे अलग लगेगी, चाहे वो एडिशन में हो, चाहे सब्ट्रैक्शन में, चाहे मल्टीप्लाई में, चाहे डिवीजन में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू आ जाएगी एल एम। क्लियर हुआ बच्चों। अब फोर्थ केस आता है बच्चों डिवीजन का, कि अगर वो कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू a f ओवर g ऑफ x
तो बच्चों हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा लिमिट x टेंस टू a gx। अब बच्चों एफ एक्स वाला ऊपर आ जाएगा, gx वाला नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा l ओवर m। यानी जब भी हमें लिमिट बच्चों फंक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवीजन किसी पे भी इवेल्युएट करनी होगी, तो बच्चों हम क्या करेंगे, उन जितने भी फंक्शन होंगे, मान लीजिए यहां तो हमने 2 लिए, मान लीजिए 2 से ज्यादा 3 या 4 है, तो वो अलग अलग लिमिट इवेल्युएट होगी हर एक के लिए, हर एक टर्म्स के लिए अलग अलग इवेल्युएट होगी बच्चों। तो अलग अलग इवेल्युएट होगी तो हम उसे अलग अलग ही क्या करेंगे, अलग अलग ही हम उसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास अगर एडिशन के केस में है तो बच्चों l प्लस m हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के केस में तो l माइनस m हो जाएगा, मल्टीप्लाई के केस में तो बच्चों lm हो जाएगा, और डिवाइड के केस में है तो l अपॉन m हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आगे देखते हैं बच्चों, ये तो मैं रफ कर दे रहा हूं, ये तो आपको समझ में आई क्या होगी, l और m हमने माना है कॉमन डोमेन d पर डिफाइन है। अब इसके अलावा और कौन से केस बच्चों बनते हैं? अब बच्चों एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई और डिवीजन, अब होता है बच्चों स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिफ्थ हो जाता है बच्चों हमारे पास कि लिमिट x टेंस टू a k ऑफ एफ एक्स हो जाए। अब बच्चों पहले आप k का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इवेल्युएट लिमिट करिए, तो उससे कोई फायदा नहीं है बच्चों। आप क्या कर सकते हैं, k को बाहर निकाल दीजिए, यानी कांस्टेंट पे तो लिमिट लगेगी ही नहीं। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि किसी टर्म में अगर हम लिमिट जैसे यहां पर x पर अप्लाई कर रहे हैं और इसमें x है ही नहीं, तो उस पर लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कांस्टेंट में तो बच्चों कुछ होगा ही नहीं, x तो वो बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? नेक्स्ट हो गया बच्चों 6 वाला पार्ट कि लिमिट x टेंस टू a बच्चों मॉड में एफ एक्स है। क्या है? लिमिट x टेंस टू a मॉड में एफ एक्स है बच्चों। तो ये बराबर हो जाएगा कि बच्चों मॉड के अंदर लिमिट चली जाएगी लिमिट x टेंस टू एफ एक्स। पहले आप लिमिट इवेल्युएट कर लीजिए, और जो l आएगा बच्चों मॉड में हो जाएगा, क्योंकि मॉड फंक्शन दे रहा है तो आउटपुट कैसा मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो आप पहले मॉड एफ एक्स कर दीजिए, तो लिमिट बच्चों अंदर जाके इवेल्युएट हो जाएगी। ये l दे देगा बच्चों आंसर, तो मॉड लग रहा है तो l के ऊपर भी क्या लग जाएगा, मॉड लग जाएगा। 7th बच्चों की अगर हमें दे रखा है लिमिट x टेंस टू a और यहां पर हमें एफ एक्स की पावर gx दे रखी है। अब मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है बच्चों, एफ एक्स की पावर क्या है, gx है, फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो बच्चों जब आप यहां पर लिमिट इवेल्युएट करेंगे ना, तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स हो जाएगा बच्चों, और जो पावर में gx था बच्चों उस पर भी लिमिट चली जाएगी, लिमिट x टेंस टू हो जाएगा ये gx। यानी अलग अलग फंक्शन पे लिमिट अलग अलग इवेल्युएट होती है, तो एफ एक्स पे अलग होगी बच्चों और gx पे अलग हो जाएगी। एफ एक्स की वैल्यू बच्चों l आती है, उसकी वैल्यू m आती है, तो ये बच्चों आपके पास हो जाएगा l की पावर m। क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपके पास हो जाएगा l की पावर m। क्लियर हुआ बच्चों? सबको समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई बच्चों दिक्कत तो नहीं? अब बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास 8th। वो ये कह रहा है कि बच्चों अगर एफ एक्स की वैल्यू जो है वो gx से छोटी आ रही है, किसमें, फॉर एवरी एक्स इन द डोमेन डी। यानी जो एफ एक्स फंक्शन है वो हमने मान लिया कि वो किससे छोटा वैल्यू दे रहा है, वो हमेशा gx से छोटी वैल्यू दे रहा है। जैसे अगर बच्चों मैं आपको ग्राफ बना के समझाऊंगी, तो बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास एफ एक्स और gx का हमें ग्राफ बनाना है बच्चों। तो ये पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू है, ए पर हम चेक कर रहे हैं, मान लीजिए बच्चों ए पर हमने ले रखा है। तो बच्चों ये कर्व तो हो गया आपका एफ एक्स का, और ये कर्व हो गया आपका जी एक्स का। तो ये तो जी एक्स का हो गया बच्चों, ये हो गया एफ एक्स का। यानी वो ये कह रहा है कि जो एफ एक्स की वैल्यू है वो जी एक्स के इक्वल या जी एक्स से बड़ी है। तो बच्चों आप देखिए कि थ्रू आउट द रीजन जो वैल्यू है जी एक्स की वो हमेशा कैसी आ रही है, वो एफ एक्स से बड़ी आ रही है। कहीं भी आप देखेंगे तो बच्चों जो वैल्यू आ रही है आपकी वो हमेशा कैसी आ रही है, बड़ी आ रही है। जैसे ए से छोटे में देखेंगे तो जी एक्स बड़ा आउटपुट दे रहा है बच्चों, एफ एक्स छोटा आउटपुट दे रहा है। ए से बड़े में देखेंगे तो बच्चों जी एक्स बड़ा आउटपुट दे रहा है, एफ एक्स आपको छोटा आउटपुट दे रहा है। तो बच्चों उसने कहा कि जो जी एक्स की वैल्यू है वो किससे बड़ी है, एफ एक्स से बड़ी है, फॉर एवरी एक्स इन द डोमेन डी। देन तो बच्चों इसमें एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि लिमिट अगर हम x टेंस टू a पर एफ एक्स फाइंड करेंगे तो वो छोटा ही आएगा लिमिट x टेंस टू a gx।
क्लियर हुई बात बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दोबारा समझिए बच्चों कि दो फंक्शन हमें दे रखे हैं और एक फंक्शन की वैल्यू जो gx है बच्चों हमने माना है कि उसकी वैल्यू हमेशा fx से बड़ी आ रही है उस पूरी डोमेन D में। ठीक है बच्चों, अब अगर लिमिट x टेंड्स टू a पर हम इवेल्युएट करते हैं दोनों फंक्शंस को बच्चों, तो जो फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ रही थी वो इसकी लिमिट भी बड़ी आएगी और जिस फंक्शन की वैल्यू छोटी आ रही थी लिमिट लगाने पर उसका आउटपुट भी छोटा आएगा। यानी हम यहां पे कह सकते हैं कि यहां पर L किससे छोटा होगा? L हमेशा M से छोटा होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी बच्चों। तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी लिमिट लगाने पर उसका आउटपुट भी क्या आएगा? बड़ा आएगा और जिसकी वैल्यू छोटी होगी लिमिट लगाने पर उसका आउटपुट जो आएगा वो छोटा आएगा। तो ए पर बच्चों ये हमारे पास यहां पर आ गया कि हो सकता है बराबर भी हो और हो सकता है बराबर ना भी हो। ठीक है बच्चों, तो इक्वल्स टू हमने लगा दिया कि मान लीजिए कि ए पर दोनों की वैल्यू बराबर आएगी तो बच्चों इक्वल्स टू लगा हुआ है, हम उन्हें क्या कंसिडर कर लेंगे? दोनों वैल्यूज को बराबर कंसिडर कर लेंगे। तो L इक्वल्स टू M भी यहां पर एक वैलिड कंडीशन है और वरना M की वैल्यू किससे बड़ी आ जाएगी? M की वैल्यू L से बड़ी आ जाएगी। ये बच्चों आपकी 8 प्रॉपर्टीज हो गई। अब 9th पे जाते हैं बच्चों। 9th बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ध्यान से समझिएगा बच्चों आप 9th प्रॉपर्टी को। 8 और 9th ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बाकी सब तो आपको इजीली समझ में आ गई होंगी। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों इनके ऊपर। जो 9th प्रॉपर्टी है बच्चों वो है सैंडविच थ्योरम। 9th प्रॉपर्टी क्या है आपकी? 9th प्रॉपर्टी है बच्चों सैंडविच थ्योरम। अब आप कहेंगे कि ये सैंडविच थ्योरम क्या होती है बच्चों? अब देखिए सैंडविच थ्योरम में बच्चों हम क्या करते हैं कि 3 फंक्शन लेते हैं। कितने फंक्शन लेते हैं? 3 फंक्शन लेते हैं बच्चों। 3 फंक्शन कौन कौन से लिए बच्चों? हमने एक fx ले लिया बच्चों, एक gx ले लिया और एक बच्चों हमने ले लिया hx। अब बच्चों हमने मान लिया यहां पर कि इफ जो fx की वैल्यू है उससे बड़ी हमेशा hx की वैल्यू आती है, उससे बड़ी gx की वैल्यू, यानी फॉर एवरी x, फॉर आप लिख दीजिए यहां पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D। सारे x के लिए बच्चों fx की वैल्यू छोटी आती है hx से और hx की वैल्यू आती है gx से छोटी। अब बच्चों यहां पर 3 फंक्शन बन रहे हैं। कितने फंक्शन बन रहे हैं? 3 फंक्शन। देखिए अगर हम बच्चों नंबर लाइन पे देखेंगे तो मान लीजिए बच्चों ये, तो ये बच्चों हमने मान लिया कि gx का फंक्शन है, ये बच्चों हमने मान लिया hx का फंक्शन है, ये एक पॉइंट है बच्चों, और ये हमने मान लिया कि fx का फंक्शन है। यानी तीनों की ग्राफ प्लॉट कर लिए बच्चों हमने, ये fx का हो गया, hx का हो गया, gx का हो गया। तो थ्रू आउट द कॉन्सेप्ट बच्चों अगर हमने देखा कि अगर हम पूरे डोमेन में देख रहे हैं कि इसकी जो डोमेन है जो भी x है वहां पर बच्चों gx की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, hx की वैल्यू बच्चों मिड में लाई कर रही है और fx की वैल्यू सबसे कम आ रही है बच्चों। अब यहां पर बच्चों लिमिट x टेंड्स टू a पर हमें चेक करना है बच्चों। अब हमें बच्चों ये समझ में आ गया यहां पर कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx हमें पता है बच्चों l के बराबर है, और हमने मान लिया कि लिमिट x टेंड्स टू a gx भी किसके बराबर आ गया? l के बराबर आ गया। ये दोनों किसके बराबर आ गए बच्चों? l के बराबर। यानी fx और gx की वैल्यू सेम आ गई बच्चों, तो हम देन लिख सकते हैं देन लिमिट x टेंड्स टू a hx भी इसके बराबर हो जाएगा, l के बराबर हो जाएगा। दोबारा समझिए बच्चों, सैंडविच थ्योरम क्या कह रही है? सैंडविच जैसे क्या होता है बच्चों? सैंडविच आप वैसे समझेंगे तो सैंडविच दो चीजों के बीच में एक चीज फंसी होती है बच्चों। यही होता है कि दो ब्रेड के बीच में बच्चों, जैसे हम ब्रेड सैंडविच बनाते हैं तो दो ब्रेड के बीच में बच्चों हम क्या लगा देते हैं? टोस्ट लगा देते हैं या फिर आलू टिक्की लगा देते हैं, तो वो एक सैंडविच बन जाता है बच्चों। यानी अब यहां पर हमने क्या करा, दो ब्रेड जो थी वो fx और gx मान ली और आलू टिक्की हो गई बच्चों hx। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? 3 फंक्शन है, इस तरीके से डिफाइन है कि फंक्शन में fx की वैल्यू सबसे छोटी है, उससे बड़ी आपकी hx की वैल्यू है और ग्रेटेस्ट आपकी gx की वैल्यू है। अब ये इस तरीके से बच्चों डिफाइन है कि हमने ग्राफ बना दिया कि सबसे बड़ी gx की वैल्यू आएगी, उससे छोटी hx की वैल्यू आएगी और सबसे छोटी बच्चों किसकी वैल्यू आएगी? fx की वैल्यू आएगी। अब हमें लिमिट x टेंड्स टू a पर चेक करना था बच्चों। अब यहां पर क्या हुआ कि हम hx को नहीं निकाल पा रहे हैं,
लिमिट x टेंड्स टू a को hx पे निकालने का कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास नहीं है, यानी हम लिमिट x टेंड्स टू a पर hx की वैल्यू को इवेल्युएट नहीं कर पा रहे। अब बच्चों अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, उसके दोनों तरफ के जो फंक्शंस हैं उनको इवेल्युएट करेंगे। तो हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर आ गया लिमिट x टेंड्स टू a gx के, और ये बराबर आ गया बच्चों l के, कोई भी एक वैल्यू l आ गई। तो बच्चों इस रिजल्ट से हम कह सकते हैं कि बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम जो hx की वैल्यू होगी वो भी कितनी रही होगी, l रही होगी, और यहां पे लिख देंगे हम बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम। आई बात समझ में बच्चों आपको? तो सैंडविच थ्योरम बच्चों हमसे क्या कहती है कि तीन फंक्शन है, तीनों फंक्शन बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। अब लीस्ट और ग्रेटेस्ट फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर आ रही है किसी पर्टिकुलर लिमिट पर, तो जो मिडिल वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू भी वही हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? तो ये हमसे क्या कह रहा है बच्चों, ये हमसे कह रहा है कि सैंडविच थ्योरम ये कहती है कि जब भी हमें कोई एक ऐसा फंक्शन मिलता है जिस बार हम पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी लिमिट इवेल्युएट नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे फंक्शन लेते हैं जो उससे छोटे या बड़े हों, उस पर हम उसकी वैल्यू को इवेल्युएट कर लेते हैं। वैल्यू इवेल्युएट करने के बाद जो उनके साइड्स वाले फंक्शन की वैल्यू आती है उस फंक्शन की वैल्यू भी वही हो जाती है। क्लियर हुई बात बच्चों? सबको समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बच्चों आपको तीन फंक्शन दिए जाएंगे, तो आप उसे इवेल्युएट कर लीजिएगा बच्चों। वहां से आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं कि hx जो फंक्शन था वो fx और gx के बीच में लाई कर रहा था। अब लिमिट x टेंड्स टू a पर fx और gx की वैल्यू सेम आ गई, यानी hx उनके बीच में लाई कर रहा था, तो हम कह देंगे कि बाय सैंडविच थ्योरम hx की वैल्यू भी वही रही होगी क्योंकि वो इनके बीच में आ रहा था। क्लियर हुई बात बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बच्चों। ये तो 9th प्रॉपर्टी हो गई आपकी। अब अलजेब्रा में बच्चों 10th वाले पर चलते हैं कि 10th क्या होता है। देखिए 10th में बच्चों वो हमसे कह रहा है कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx, आपके पास या तो इंफिनिटी है और या फिर आपके पास माइनस इंफिनिटी, यानी x टेंड्स टू a पर अगर हमने फंक्शन fx को इवेल्युएट करा और उसका आंसर क्या आ गया, या तो इंफिनिटी आ गया या फिर माइनस इंफिनिटी आ गया, तो इसका मतलब बच्चों इस इंप्लाइज देन लिमिट x टेंड्स टू a 1 ओवर fx की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। यानी किसी पर्टिकुलर a पर अगर fx की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ रही है, तो अगर हम उसी लिमिट पर 1 अपॉन fx की वैल्यू देखेंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल आ जाएगी, वो हमेशा 0 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपके हो गए बच्चों द अलजेब्रा ऑफ लिमिट, की लिमिट में जो अलजेब्रा यूज होती है वो कैसे होती है, ये बच्चों ये आपने समझ लिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? अब बच्चों नेक्स्ट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे आप अच्छे से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों को। तो देखिए नेक्स्ट जो बच्चों हमें टॉपिक लेना है वो हमने लिया बच्चों इंटरमीडिएट फॉर्म। क्या लिया? इंटरमीडिएट फॉर्म्स एंड इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स। अब बच्चों बात आती है आपके पास कि इंटरमीडिएट फॉर्म्स क्या होती हैं और इवेल्युएशन ऑफ लिमिट से क्या लेना देना है इसका। तो बच्चों देखिए इंटरमीडिएट फॉर्म्स क्या होती हैं, सबसे पहले ये समझिए। इंटरमीडिएट का फॉर्म्स का मतलब होता है कि ऐसी फॉर्म्स आ जाना जिसके बाद का इवेल्युएशन हमें समझ में नहीं आए, पर उसका मतलब यह नहीं है कि वो क्वेश्चन वहीं पर रुक जाएगा, आगे सॉल्व नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि हमने क्या करा, लेट कंसिडर टू फंक्शन, हमने दो फंक्शन कंसिडर करे fx एंड gx। अब बच्चों दो फंक्शन है fx और gx। अब हमने क्या करा बच्चों, हमने कर दिया लिमिट x टेंड्स टू a fx ओवर gx बच्चों हमने कर दिया। तो हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू a fx ऊपर आ जाएगा बच्चों, नीचे लिमिट x टेंड्स टू a gx आ जाएगा। अब एक ऐसी कंडीशन आ गई कि बच्चों 0 अपॉन 0 की फॉर्म अराइज हो गई, यानी लिमिट x टेंड्स टू a fx की वैल्यू भी 0 आ गई और लिमिट x टेंड्स टू a gx की वैल्यू भी 0 आ गई। अब जो 0 अपॉन 0 की फॉर्म अराइज हुई है इसको हम बोलते हैं बच्चों इंटरमीडिएट फॉर्म। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट फॉर्म। अब बच्चों 0 अपॉन 0 की फॉर्म अराइज हो गई तो उसको आप नॉट डिफाइंड भी नहीं लिख सकते, इनफाइनाइट भी नहीं लिख सकते, ना आप इसको 0 लिख सकते क्योंकि ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है।
तो ऐसी फॉर्म जो बच्चों कैलकुलेटिव नहीं है उसको हम क्या बोल देंगे, इंटरमीडिएट फॉर्म बोल देंगे। यानी इसका आंसर अभी आप नहीं दे सकते। बट इट डज नॉट इंप्लाई दैट वी कैन नॉट सॉल्व फर्दर। इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम आगे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो बच्चों जब भी इंटरमीडिएट फॉर्म आती है तो हम लिमिट का यूज करते हैं। सो टू सॉल्व इंटरमीडिएट फॉर्म्स वी यूज लिमिट। अब हम किसका यूज कर देते हैं बच्चों, लिमिट्स का यहां पर यूज कर देते हैं। अब लिमिट्स में क्या होता है कि बच्चों इवेल्युएशन के अलग अलग बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उससे हम इसे इवेल्युएट करते हैं। तो इवेल्युएट करने से पहले बच्चों हमें सबसे पहले यह देखना पड़ता है कि 0/0 आने का रीजन क्या है। तो बच्चों हमें यह तो समझ में आ गया कि अगर हम fx में पुट कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू तो 0 मिल रहा है, gx में मिल रहा है तो 0। अब बच्चों हम यहां से यह कोशिश करते हैं देखने की कि क्या हम इस 0/0 को हटा सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बच्चों fx और gx में x माइनस a कोई एक फैक्टर आ रहा हो, क्योंकि x टेंड्स टू a रखने पर बच्चों x इक्वल्स टू a 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस a उसका फैक्टर हो गया। तो हम क्या करेंगे कि लिमिट पुट करने से पहले दोनों में क्या करेंगे, उस फैक्टर को कॉमन निकाल कर उसको कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे 0/0 की फॉर्म हट जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों वेरियस मेथड होते हैं जिसको हम अभी पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स में, कि जब इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट होती है तो हम लिमिट से उसे कैसे सॉल्व करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। तो इंटरमीडिएट जब भी फॉर्म्स आएंगी तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, उनको सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें लिमिट का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए वेरियस मेथड्स होते हैं बच्चों लिमिट्स के लिए, उस इंटरमीडिएट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए लिमिट्स के वेरियस मेथड होते हैं। उसको बच्चों अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि अलग अलग किस किस टाइप के मेथड्स होते हैं बच्चों, और लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए हम उनका यूज कैसे करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब बात आती है कि इंटरमीडिएट फॉर्म कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स को बच्चों हम इंटरमीडिएट फॉर्म कहते हैं। तो देखिए बच्चों हम यहां पर इंटरमीडिएट फॉर्म लिखेंगे। तो बेसिकली बच्चों जो इंटरमीडिएट फॉर्म्स डिफाइन होती है वो मैं आपको लिख दे रहा हूं बच्चों। फर्स्ट होती है 0/0 की, सबसे कॉमन बच्चों यही है। सेकंड होती है आपके पास 0 इंटू इनफाइनाइट की बच्चों। थर्ड होती है आपके पास बच्चों इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। फोर्थ होती है बच्चों आपके पास 0 की पावर इनफाइनाइट। फिफ्थ होती है बच्चों इनफाइनाइट की पावर 0, और सिक्स होती है बच्चों 1 की पावर इनफाइनाइट। तो बच्चों ये 6 इंटरमीडिएट फॉर्म्स होती हैं जो बेसिकली डिफाइंड होती हैं, जिनको इवेल्युएट करना हम सीखेंगे बच्चों। तो पहली फॉर्म क्या हो गई बच्चों 0/0 की। अब 0/0 आ गया तो बच्चों आप इसको कैसे भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूमरेटर में भी 0 और डिनोमिनेटर में 0। अब आप इसे ना इनफाइनाइट लिख सकते ना 0 लिख सकते। तो आपको लिमिट का यूज करना पड़ेगा इस इंटरमीडिएट को इवेल्युएट करने के लिए। अब मान लीजिए 0 को ऐसे लिखा रहने दिया बच्चों, 1/0 को इनफाइनाइट लिख दिया तो 0 इंटू इनफाइनाइट हो गया। ये भी इंटरमीडिएट फॉर्म हो गई बच्चों। इसी को हमने दूसरी तरह की फॉर्म में लिख दिया। अब ऐसे बच्चों इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। मान लीजिए कि जैसे इन्फिनिटी में आप इन्फिनिटी जोड़ेंगे, आप कहेंगे कि इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी एक बहुत बड़ी वैल्यू में बहुत बड़ी वैल्यू जोड़ दी तो बहुत ही बड़ी वैल्यू चली जाएगी बच्चों। लेकिन अगर इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी घटाया तो आप क्या कहेंगे, क्या आप इसे 0 कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते बच्चों, क्योंकि इन्फिनिटी की आपको वैल्यू ही नहीं पता है। तो आपको कैसे पता कि इन दोनों की जो वैल्यूज होंगी वो सेम होंगी। एक इन्फिनिटी की वैल्यू बच्चों और कुछ रही हो, दूसरी इन्फिनिटी की कुछ और रही हो। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बच्चों इक्वल्स टू हम इन्फिनिटी लिख देते हैं। अगर हम इन्फिनिटी में इन्फिनिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी लिख देंगे। लेकिन बच्चों इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं होता है। इसी तरीके से बच्चों इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी डिफाइंड नहीं होगा। अगला आया बच्चों 0 की पावर इन्फिनिटी, तो भी डिफाइंड नहीं है बच्चों। इन्फिनिटी की पावर 0, ये भी इंटरमीडिएट फॉर्म है बच्चों। और 1 की पावर इन्फिनिटी। तो ये सारी जो फॉर्म्स है बच्चों, ये सब के सब इंटरमीडिएट फॉर्म्स होती हैं। इन फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए हम स्पेशल मेथड यूज करते हैं लिमिट का, जिसको हम पढ़ेंगे बच्चों इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स में। तो इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स में बच्चों अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं कि किस टाइप का बच्चों फॉर्म बन रही है, सबसे पहले हमें वो देखना पड़ेगा। और जिस टाइप की फॉर्म बनेगी बच्चों, उसी टाइप का मेथड हमें अप्लाई करना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अलग अलग मेथड्स हैं बच्चों, वो अलग अलग फॉर्म्स के लिए डिफाइन है।
तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी फॉर्म बन रही है, फिर उस फॉर्म का आपको बच्चों मेथड लेना पड़ेगा, उसी फॉर्म की आप एल्गोरिथम लगाएंगे सॉल्व करने के लिए, और वो बच्चों आपके पास क्वेश्चन सॉल्व होकर फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? तो सबसे पहले बच्चों हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करा था वहां पर जहां पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं पता थी, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी हम चेक कर रहे थे बच्चों LHL और RHL निकालकर। सेकंड बच्चों लिमिट का जो यूज होगा वो कहां पर होगा बच्चों, वो होगा इंटरमीडिएट फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए, यानी हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, बीच में कहीं इंटरमीडिएट फॉर्म पे आके हम अटक गए। इंटरमीडिएट फॉर्म पे आने का अटकने का मतलब ये हो गया कि वहां पर इनमें से कोई भी एक फॉर्म आ गई, अब इसमें से कोई भी एक फॉर्म आ गई तो बच्चों अब आप उसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे इंटरमीडिएट फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम वहां पर बच्चों लिमिट का यूज करते हैं। उसके लिए हम अलग अलग इवैल्यूएशन मेथड अभी पढ़ेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई बच्चों? तो आज की क्लास बच्चों हम यही रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। ठीक है बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स।